आज आप लोगों को हिस्ट्री का अध्याय 5 के बारे में चर्चा करेंगे, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम है औद्योगिकरण का युग। एक समय था जब उत्पादन कारखानों में न होकर गांवों में, छोटे मोटे कस्बों में हुआ करता था। लेकिन आज आप लोगों को औद्योगिकरण के युग के बारे में चर्चा करेंगे। तो औद्योगिकरण के युग का मतलब है कि वैसा एज आ गया जिसमें अधिकांश काम काज जो होंगे कारखानों में होंगे। कभी लोग कल्पना किया करते थे कि आकाश में हवाई जहाज होता तो अच्छा लगता, समुद्र में अगर हम लोग चलते तो अच्छा लगता, दूर की संदेश यहाँ पहुंच जाते, फोटो पहुंच जाता, बहुत सारे संवाद पहुंच जाते। ऐसी ऐसी कल्पना की जाती थी। बुक के अनुसार उसमें है कि ईटी पॉल कंपनी है जो अपने मैगजीन में एक तस्वीर छापा था जिसमें एक देवी के रूप में दर्शाया गया, जो भविष्य की फरिश्ता के रूप में, इसके एक हाथ में भविष्य और पैर जो है पहिए पर वाली पंख वाली पक्षी पर है, और पीछे कई तरह के आविष्कार इसमें है, कैमरा है, रेडियो है, टेलीविजन है, ये सब दर्शाए गए थे। इसके अलावा हम लोग अलादीन के बारे में पढ़ते हैं। अलादीन तस्वीर बनाता है तो जिंदा हो जाता है, मकान बनाता है मकान बन जाता है। ऐसी कल्पना पहले लोग किया करते थे। लेकिन वही कल्पना आज हम लोग भूदृश्य पर देख रहे हैं। माने सब वो सब जो कल्पना की गई थी संभव जैसा लग रहा है। पंछी जैसा आकाश में उड़ रहे हैं, समुद्री जीव जंतु जैसे समुद्र में तैर रहे हैं, समुद्र पार की समाचार हम लोग आंखों देखी देख रहे हैं। ये सब कैसे संभव हुआ? हम जानते हैं कि आवश्यकता या आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई, हम लोग उस दिशा में खोज करने के लिए प्रयासरत हुए और सफलता हासिल हुई है। आज पूरे विश्व में औद्योगिकरण हो चला है। तो औद्योगिक क्रांति और औद्योगिकरण थोड़ा सा अंतर है इसमें। औद्योगिकरण का मतलब होता है कि उद्योग में काम होना, और क्रांति का मतलब बड़े पैमाने पर उत्पादन। कई जगह हम लोग क्रांति का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, बहुत क्रांति है। उत्पादन तो हो रहे थे, लेकिन जब वो उत्पादन बड़े पैमाने पर जब हुआ तो उसका नाम पड़ा क्रांति। तो उसी तरह औद्योगिकरण का युग जो है ये शुरुआत है। लेकिन इस दिशा में अगर बड़े पैमाने पर उत्पादन अगर होना शुरू हुआ, इसको कहते हैं औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति के पहले भी लोग उत्पादन करते थे।
तो कैसे और इसको हम क्या नाम देते हैं? आदि औद्योगिकरण, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं इसको। उस समय भी उत्पादन होते थे आवश्यकता के अनुसार, लेकिन वह फैक्ट्री में नहीं, उद्योगों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग में, लघु उद्योग में और विभिन्न इकाइयों में हुआ करते थे। और उस आवश्यकता की पूर्ति की जाती थी। तो जब शहरीकरण हो रहा था तो शहरों में मांग बढ़ रही थी। शहर में कुछ व्यापारिक संगठन थे और विशेषकर यूरोपीय बाजारों में इस संगठन को गिल्ड्स कहा जाता था। लेकिन मांग इतनी ज्यादा थी कि इन लोगों के द्वारा सारी आवश्यकता, सारी जो मांग थी वो नहीं हो रही थी। तो उसी समय कुछ ऐसे सौदागर आए जो बाजार की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन करना चाहते थे। लेकिन शहरी गिल्डर जो थे उसको सरकार की ओर से कुछ संरक्षण मिला हुआ था, एकाधिकार मिला हुआ था कि खास खास कुछ वस्तुएं हैं जो उत्पादन यही लोग करेंगे और बाहरी लोगों को आने से रोकते थे। इसीलिए जो बाहरी सौदागर जो है वह अपनी उत्पाद को गांवों के शिल्पकार, दस्तकार, जो भी कारीगर थे उनके द्वारा उत्पादन करना शुरू किया। हम जानते हैं कि उस समय गांव में काफी गरीबी थी। ये लोग उसका लाभ उठाए, कुछ एडवांस पैसा देकर विभिन्न लोगों के द्वारा उत्पादन करते थे और फिर उन सबों का कलेक्शन करके बाजार में उपलब्ध कराते थे। ये सारा कहानी जो हम कह रहे हैं इंग्लैंड की कहानी है और इंग्लैंड की कहानी समाप्त होगी तब हम भारत में आएंगे। तो आज हम केवल इंग्लैंड के औद्योगिकरण के पहले, औद्योगिकरण के बाद चर्चा करेंगे। इस तरह बाहर के सौदागरों द्वारा गांव में उत्पादन करके और शहरों में पहुंचाने का काम किया गया। तो इसको हम कहते हैं आदि औद्योगिकरण। माने औद्योगिकरण के पहले जो बड़े पैमाने उत्पादन जो होते थे इसी का नाम दिया गया है आदि औद्योगिकरण और इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। आगे है कारखानों का उदय। 1730 के दशक में इंग्लैंड के कुछ शहरों में कुछ फैक्ट्रियां बैठाई जा रही थी, लेकिन यह छोटे पैमाने पर था। बड़े पैमाने पर इसका विस्तार नहीं हुआ था, लेकिन फैक्ट्री का स्थापना हो रही थी।
जब फैक्ट्री का स्थापना जब होने लगी तो उत्पाद में कुछ सुधार देखने को मिला। इसका मुख्य कारण यह था कि पहले ऑर्डर के आधार पर कुछ लोगों के द्वारा कुछ उत्पाद बनाए जाते थे, लेकिन उसकी निगरानी ढंग से नहीं होती थी, इसीलिए उसमें कुछ खामियां रहती थी। लेकिन जब फैक्ट्री में उत्पादन होने लगे तो सारा काम जो है, जितना जो उत्पादन करने का जो प्रोसेस होता है, वो सब एक शेड के अंदर संभव हुआ और मालिक वहीं पर सबकी निगरानी करता था। इससे यह हुआ कि किसी भी उत्पाद की जो गुणवत्ता, क्वालिटी में काफी सुधार संभव हुआ और उत्पादन जो है वो भी कुछ ज्यादा संभव हो गया। ये जो 1730 का दशक है, उद्योग की स्थापना की शुरुआत तो हो चली थी, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं। अगर कोई औद्योगिक क्रांति की बात करता है तो शुरू में ही बताए हैं, तो उत्पादन हो रहा है तो मान उस युग का आरंभ हो गया। लेकिन क्रांति तो क्रांति के माने बड़े पैमाने उत्पादन का हुआ। तो औद्योगिक क्रांति 1750 के बाद देखने को मिला। लगा कि अब सारा काम का जो है फैक्ट्री में शुरू हुआ। तो 1730 का दशक इसकी शुरुआत है। आगे हम कुछ रानी विक्टोरिया के समय का जो इंग्लैंड था उसकी चर्चा करेंगे। रानी विक्टोरिया के टाइम में जब शहरी लोगों की आवश्यकता बढ़ी, कुछ लोगों को ऐसा लगा कि शहर में उद्योग खुल रहे हैं, तो बड़ी संख्या में गांव से लोग शहर की ओर प्रस्थान किए। परिणाम हुआ कि रोजगार के अवसर उतना ज्यादा नहीं था जितना कि रोजगार पाने वाले लोग वहां पहुंचे। बड़ी संख्या में मजदूर शहर की ओर पलायन होने लगे। तो मजदूरों की कमी नहीं थी, तो जो भी उत्पादक थे वो मशीन बैठाने के बजाय वो श्रमिकों से काम करवाना पसंद करते, इसलिए कि मजदूरों की संख्या ज्यादा थी, रोजगार के अवसर कम थे, तो उन लोगों की मजदूरी बहुत कम देनी पड़ती थी। साथ ही कुछ काम मौसमी हुआ करते थे। तो मौसमी काम जब होते हैं, अगर हम कुछ मशीन में पैसा फंसाते हैं, कुछ समय के लिए वो चलता है फिर बंद हो जाते हैं। तो मजदूर क्या था कि जाड़ों में जब काम बढ़ती थी तो लोग मजदूर से काम करा लेते, और जब ऑफ सीजन आता था, जब मांग घट जाती थी, तो मजदूर को लोग हटा देते।
इस तरह से रानी विक्टोरिया के टाइम में ज्यादातर काम जो है मजदूरों के द्वारा ही संभव होते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो हाथ की बनी वस्तु को पसंद करते थे, विशेषकर राजघराने और कुलीन वर्ग के लोग। मशीन से हम एक ही तरह के सामान बना सकते हैं, लेकिन हाथ से, हाथ की निपुणता पर निर्भर करता है। वह हर तरह के डिजाइन, हर तरह के सामान बना सकता है। इंग्लैंड में कहा गया कि 500 तरह के वहां पर कुल्हाड़ी नहीं, हथौड़े और कुछ कुल्हाड़ियां, बहुत तरह की कुल्हाड़ी बनाई जाती थी। तो मशीन क्या करेगा कि एक ही तरह के हथौड़ा कुल्हाड़ी बनाएगा, और हाथ से कुम्हार क्या करता है, हाथ की कला है, हाथ के आधार पर जो हर तरह के बर्तन बना देता है। लेकिन अगर साँचा बनावेंगे उसका तो एक के तरह का वो सामान निकलता है। तो इन सबों की मांग जो थी, जो कि हाथ से किए हुए काम को पसंद करते थे, तो उस समय तक हाथ से बनी वस्तु हाशिए पर नहीं गई थी, बल्कि उसका भी अस्तित्व बचा हुआ था। अठारह सौ नहीं, 1760 के बाद इंग्लैंड का पूरा भूदृश्य ऐसा लग रहा था कि फैक्ट्रियों में सारे उत्पादन हो रहे हैं। लेकिन उस समय भी सर्वे किया गया तो पता चला कि फैक्ट्री में अभी भी 20% ही मजदूर काम करते हैं, तो बाकी 80% कहाँ काम करते हैं? कहीं न कहीं फैक्ट्री से अलग। वह हाथ से काम करते हैं। इस तरह इंग्लैंड का भूदृश्य सत्रह 1750 के बाद बदल जाता है, और सारे काम जो हैं उद्योग में होने लगते हैं। और जब भी कोई कहता है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, तो लोग इंग्लैंड का नाम लेता है। इंग्लैंड ही क्यों? हम जानते हैं कि इंग्लैंड कई ऐसे देश थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनको उपनिवेश बनाया था। उन्हीं सब देशों से उसको कच्चा माल और बाजार मिल जाता था, और उसका लाभ उठाया था। इसीलिए औद्योगिक क्रांति जो हुई इंग्लैंड में, शुरुआत कैसे हुआ? तो सबसे पहले इंग्लैंड में सूती वस्त्र, कपास से बने सामग्री की शुरुआत हुई, और वहीं से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। लेकिन आगे चलकर सूती वस्त्र में जो उत्पादन होते थे, उसे कहीं ज्यादा लौह इस्पात उद्योग में उत्पादन होने लगे, और वहां का उत्पाद विश्व बाजार में
बेची जाने लगी, तो विश्व बाजार उसको मिल गया, तो उत्पादन की जो मात्रा जो थी वो बढ़ गया। आज जब बढ़ गया तो इसका नाम दिया गया क्रांति। आगे है कि मजदूरों की जिंदगी, कारखानों में काम होने के चलते मजदूरों के सामने कई तरह की समस्या आ गई, इसलिए कारखाना में कम ही मजदूर जो होते हैं वो ज्यादा काम कर देते हैं। इस तरह से बेरोजगारी काफी बढ़ गई। बहुत लोग बेरोजगार हो गए। इतनी बेरोजगारी बढ़ी कि 30 से 75% तक पहुंच गया। उसी समय एक स्पिनिंग मशीन जेनी के द्वारा निकाला गया था, जो सूत की कताई होती थी। एक काम पहले महिलाओं के द्वारा की जाती थी, जो कताई का काम करते, लेकिन जेनी मशीन जब आया तो यह काम जो है मशीन के द्वारा होने लगा। इसलिए इंग्लैंड की महिलाएं जो थी, स्पिनिंग जेनिंग मशीन जो था उसे चिढ़ती थी कि इसी के चलते हम लोगों के जो रोजगार जो है छिन गए। लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआती सालों में इंग्लैंड में कुछ आधारभूत संरचना की शुरुआत हुई। इसमें रेलवे लाइन, नहर, बांध, पुल, मकान, ये सब काम की शुरुआत होने लगी। तब जाकर बड़ी संख्या में लोगों को निर्माण कार्य में काम मिला। उन लोगों को कुछ वेतन भी सुधार हुआ था, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ रही थी कि वेतन बढ़ने के बाद भी यह पता नहीं चलता था कि सुधार हुआ कि नहीं। मान लीजिए कि 20% किसी का वेतन बढ़ा देते हैं और 20% महंगाई बढ़ जाती है, तो क्रय शक्ति, जितना पहले हम सामान खरीदते थे, तो क्रय शक्ति स्थिर रह जाती है। इसलिए कि 20% वेतन बढ़ा, 20% महंगाई बढ़ी, तो कहने के लिए लग रहा है कि वेतन बढ़ गया, लेकिन उसका क्रय शक्ति जो देखा गया तो जस के तस था। तो मजदूरों की जिंदगी जो थी काफी बेहतर नहीं थी। लेकिन हम बताया कि जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तब लोगों को जाकर रोजगार के अवसर मिले और तब उन लोगों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिला। तो आज हम लोग केवल इंग्लैंड की चर्चा कर रहे हैं और लगभग इंग्लैंड की कहानी हो चुकी है। अगले क्लास में हम लोग इंग्लैंड के द्वारा जो उपनिवेश बनाए गए उन देशों में औद्योगिकरण का विस्तार कैसे हुआ, तो सभी देशों की चर्चा तो संभव नहीं है। तो अगले क्लास में हम
भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत कैसे हुई, उस पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।